हाँ भाई बैठो। क्या क्या होमवर्क दिया था? 3 डीपी दिया था ना? कितनी बना के लाए? तीनों बनाए? पूछो जरा एक दो डाउट। एक वो पृथ्वीराज क्या कह रहे थे पिछली क्लास में, मैंने एक लाइन कुछ उल्टा बोल दिया ना, कौन सा लाइन था वो? हाँ एब्सोल्यूट वाला ना। तो जस्ट लाइक आरएस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, मैंने डीएल बोल दिया शायद, है ना? क्या पृथ्वीराज यही था ना? उसको वो करेक्शन करो पिछली क्लास वाले को। जस्ट लाइक डीएल नहीं, जस्ट लाइक आरएस कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल डीएल आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। Just like R and S configuration, capital DLR absolute configuration. ठीक है? Just like RS configuration, capital DLR absolute configuration. चलो अब डीपी में बताओ। 22 का 4th। 4th में तो कौन सा ऑप्शन? ए में जेड आएगा ना? ए में जेड। ए में देखो दो तो स्टीरियो सेंटर आ रहे हैं एल्कीन वाले, और एक राइट वाला कार्बन भी तो कारस सेंटर है, CH-DCl। 3 हो गए ना? और बताओ। 22nd में हो गए सारे। 23rd में कौन सा? फर्स्ट में तो एक कारस सेंटर है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे आएगी? नहीं, एक वैलेंसी H भी तो है। तो Br की मिरर में Cl थोड़ी हुई, Cl की मिरर में Cl होगी ना। तुम प्लेन में से किसको कट कर रहे हो? Br-Cl को कट कर रहे हो, तो बाकी की वैलेंसी क्या बची? H और फिनाइल। तो H की मिरर में फिनाइल थोड़ी है। और एक बात समझो, किसी भी कारस सेंटर, अपना जो प्लेन होता है ना, वो 2 वैलेंसी से पास होता है sp3 के। तो अगर कोई भी कारस सेंटर हुआ तो उस कारस सेंटर के कार्बन से तो प्लेन कभी पास ही नहीं होगा। 4 ग्रुप होते हैं ना कारस सेंटर में। तो हाँ भाई 23 वाला हो गया। फोर्थ में तो 2 आइसोमर बन जाएंगे, एक सिस और ट्रांस। हाँ तो 0-0 आएगा ना। मीजो 2 0 हैं भाई। टोटल स्टीरियो आइसोमर का मतलब A+M ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए। टोटल स्टीरियो आइसोमर एक्टिव भी आएंगे, मीजो भी आएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी तो आएंगे। वो तो हम ऑप्टिकल पढ़ रहे थे इसलिए A+M कर रहे थे। क्या भाई इसमें एक सिस बना, ट्रांस बना, 2 ज्योमेट्रिकल 2 ऑप्टिकल। और हो गए बाकी? 7th में कितने कारस सेंटर नजर आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं ना। और किसी में सिमेट्री आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही ना। 2 की पावर 3 8 हो गए बस। 10th में भी ये बताओ कितने कारस सेंटर नजर आ रहे हैं? 10th में कितने कारस सेंटर हैं? 2 ही है ना। और उसमें सिमेट्री आएगी, सिमेट्री आएगी ना। तो कितने बनेंगे स्टीरियो आइसोमर 10th के? 3 बनेंगे ना, एक मीजो और 2 एक्टिव। ट्वेंटी 24 का 7। एक बार बताओ 24 के 7 में ये दोनों एल्कीन GI शो कर रहे हैं, तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बना सकते हो? 3 ही बनेंगे ना। वो दोनों तरफ लाइक ग्रुप है ना, दोनों तरफ लाइक ग्रुप है, तो सिस ट्रांस और ट्रांस सिस तो सेम ही बनेगा। तो ये 7 में 3 कौन से बनेंगे? सिस सिस, ट्रांस ट्रांस एंड सिस ट्रांस। समझे भाई? और कौन सा है 24 में?
बोलो भाई। फोर्टीन तो सीधा 2 की पावर n से हो जाएगा ना, उसमें एक कारस सेंटर है, एक एल्कीन है, एक एलीन है, एक क्यूमुलिन्स है। हाँ 24 का 14 बोल रहा हूँ ना मैं। 24 के 14 में 2 की पावर n लगाओ ना। नाइन्थ में भी 2 की पावर n हो गया सिंपल। ये तो एक मिनट जाओ, 2 कारस सेंटर है और एक एल्कीन है, 2 की पावर 3 हो गया। हाँ भाई क्या बोलो, 24 का 8। मैंने आपको क्लास में ऐसा एग्जाम्पल कराया था। एक तो एल्कीन हो गया है ना, और एक ये एल्कीन और रिंग जो है ना, ये बाइफिनाइल टाइप ज्योमेट्री हो रही है ना, एक एलीन टाइप ज्योमेट्री हो रही है, उसके लिए तो n की वैल्यू 1 आएगी। अच्छा इसको देख के बताओ इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। वैसे ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसमें नहीं है। इसमें ये वैलेंसी और ये वैलेंसी परपेंडिकुलर होगी ना, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। तो मैं पूछूं कितने स्टीरियो आइसोमर बने? 2 कौन से? एक ये और एक इसकी मिरर इमेज। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर मैं यहां एक एल्कीन लगा दूं जिसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है, तो अब बताओ इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बने? अब इसके 4 बनेंगे, क्योंकि ये पूरा एलीन टाइप ज्योमेट्री है और एक ये एल्कीन है और कोई सिमेट्री नहीं है, तो 2 की पावर 2 4। अब अगर मैं पूछूं एग्जैक्टली 4 कौन से बनेंगे, बताओ कौन से होंगे वो 4? हाँ तुम एक बार यहां एल्कीन रखो सिस, उस पूरे की क्या बनेगी? मिरर इमेज। क्योंकि सिस के समय ये तो कारल है ना पूरा मॉलिक्यूल, फिर इसको एक बार ट्रांस बनाओ, उसकी मिरर इमेज। समझे आप? ठीक है, हो गया 24। अब आ जाओ 25। क्या हुआ? बोलो भाई। 25 के सेकंड में 2 तो कारस सेंटर नजर आ रहे हैं और एक वो एल्कीन है ना, C डबल बॉन्ड N, उसके भी तो GI बनेंगे। ये जो C डबल बॉन्ड N है उसके साथ एक लोन पेयर और एक H है, और फिर यहाँ रिंग लगा है ऐसे, रिंग में कोई वैलेंसी लगा, इसके भी तो EZ बनाओगे। ये वैलेंसी अलग है, ये अलग है, तो ये तो 2 की पावर 3 हो गया सिंपल। क्यों भाई? और बताओ, बाकी हो गए सारे? चलो अब 2-3 टर्म बताना है, फिर अपना आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। तो एक लिखो, डेफिनेशन लिखो 2-3। आगे लिखो जरा, रेसमिक मिक्सचर। इसकी डेफिनेशन लिखो, रेसमिक की लिखो, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनेंटियोमर इज नोन एज रेसमिक। Equimolar mixture of 2 enantiomer is known as racemic. चलो रेसिमिक मिक्सर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये रोम का बना हुआ कोलेजियम है ना, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं और इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो ये दोनों क्या हुए? रेसिमिक मिक्सर। तो रोम कोलेजियम रेसिमिक मिक्सर का एक एग्जांपल है। अब ताजमहल जो है ये रेसिमिक नहीं है, ये आइडेंटिकल है, क्योंकि ये दोनों सुपर इम्पोज कर रहे हैं ना, आइडेंटिकल है। रेसिमिक के लिए नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए, 2 डिफरेंट एनेंटियोमर होने चाहिए। जैसे ये फोटो देखो, ये डायस्ट्रियोमर है
जैसे इसमें कुछ रह गए हैं, कुछ बदल गए हैं। जैसे कार्य सेंटर में होता है ना, दो कार्य सेंटर में, एक कार्य सेंटर फिक्स हो और एक वेरिएबल हो, तो वो कैसे हो जाएंगे, डायस्ट्रीमर। वैसे ही कुछ रह गए, कुछ बदल गए, मतलब ये दोनों डायस्ट्रीमर है। लिखा आपने, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनैंटियोमर इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। जैसे सपोज करो हमारे पास ये कार्य सेंटर है ना, ये कार्य सेंटर है और इसकी बनाई मैंने मिरर इमेज। तो कार्य सेंटर की ये मिरर इमेज बना ली मैंने, है ना। अब सपोज करो ये 50% है और ये भी हमारा 50% है, तो हम क्या कहेंगे, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनैंटियोमर इज नोन एज रेसिमिक। तो ये जो पूरा मिक्सचर होगा ना, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनैंटियोमर इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर, इसको बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। अब आप ये बताओ, ये जो रेसिमिक मिक्सचर होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? ये इनएक्टिव होगा, है ना। तो हम कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको हम इंटरनल कंपनसेशन कहेंगे या एक्सटर्नल कंपनसेशन कहेंगे? इसको एक्सटर्नल कंपनसेशन कहेंगे ना, क्योंकि इसका जो रोटेशन हो रहा है पीपीएल का, वो कौन कैंसिल आउट कर रहा है, इसकी मिरर इमेज। तो हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और प्लस क्या होता है, ये एक्सटर्नल कंपनसेशन। लिखो जरा, सपोज करो ऐसा हो ना कि ये 40% है और ये भी 40% है, तो बताओ इसको रेसिमिक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब भी कहेंगे भाई, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनैंटियोमर इज नोन एज रेसिमिक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? यहां हम कहेंगे 100% रेसिमिक मिक्सचर बना, 100% बना, और यहां हम क्या कहेंगे, 80% रेसिमिक बना। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि 50-50 को ही रेसिमिक बोलेंगे। इक्विमोलर मिक्सचर 40-40 है, ये भी रेसिमिक है, 80% रेसिमिक हो गया। अब आप ये भी समझ गए कि अगर मैं 30-30 लिख दूं तब बताओ क्या होगा? 30-30 मतलब कितना रेसिमिक हुआ? 60%। इसको लिखो जरा। क्या भाई लिख लिया सबने? नीचे लिखा आपने, रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। रेसिमिक इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। देखो ये एक रेसिमाइजेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे रेसिमिक में होता है ना, एक डी और एल, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनैंटियोमर। इसमें क्या हो रहा है, एक जना पैसा डाल रहा है यानी प्लस, और एक राइट हैंड साइड पैसा निकाल रहा है मतलब माइनस। तो एक कार्य सेंटर प्लस है, एक माइनस है, तो इसका मतलब ये हो गया एक्सटर्नल कंपनसेशन यानी रेसिमिक मिक्सचर। देखो इंटरनल कंपनसेशन को ऐसा समझ सकते हैं, जैसे ये सेम आदमी ही पैसा जमा करा रहा है और ये सेम आदमी जो है पैसे निकाल रहा है, तो क्या हो रहा है, ये इंटरनल कंपनसेशन जस्ट लाइक ए मीजो। अब ये बताओ, मान लीजिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिमिक एंड मीजो। रेसिमिक और मीजो में बताओ क्या डिफरेंस होता है? हाँ, एक तो ये होता है रेसिमिक एक बाइनरी मिक्सचर होता है ना। रेसिमिक तो हमारा बाइनरी मिक्सचर होता है ना, दो एनैंटियोमर होते हैं, उसको अपन रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। और मीजो जो है वो क्या होगा, अपना सिंगल आइसोमर होगा। इट इज ए बाइनरी मिक्सचर और सिंगल आइसोमर, है ना। तो पहला लिखो आप, डिफरेंस बिटवीन रेसिमिक एंड मीजो। रेसिमिक में लिख लो टू एनैंटियोमर या बाइनरी मिक्सचर,
और मीजो हो गया हमारा सिंगल आइसोमर। और दूसरा रेसिमिक में हमने क्या बोला था, कैसा होता है ये, एक्सटर्नल कंपनसेशन। और यहां क्या होगा बताओ, इंटरनल कंपनसेशन। और रेसिमिक के जो आइसोमर होंगे ना, वो बताओ कैसे होंगे, कायरल आइसोमर होंगे या अकायरल आइसोमर होंगे? भाई रेसिमिक क्या होता है, रेसिमिक 2 इनैंशियोमर होते हैं ना, तो वो आइसोमर कैसे होंगे, कायरल होंगे ना, तभी तो उसका इनैंशियोमर लेंगे हम। तो रेसिमिक मिक्सचर का जो आइसोमर्स होते हैं ना, दे आर कायरल मॉलिक्यूल्स। कायरल मॉलिक्यूल मतलब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, है ना। और हमारा मीजो कैसा होगा, मीजो होगा अकायरल मॉलिक्यूल। लिख लिया? आगे बढ़े, तीनों पॉइंट लिख लिए ना आपने? अब एक डेफिनेशन और लिखो ऑप्टिकल प्योरिटी या इसका दूसरा एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज एनेंशियोमेरिक एक्सेस। इसको डबल ई भी बोलते हैं, ऑप्टिकल प्योरिटी और एनेंशियोमेरिक एक्सेस। लिखो जरा। ये बताओ ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब क्या? प्योरिटी का मतलब क्या? प्योरिटी का मतलब प्योर ना। जैसे अपन बोलते हैं ना कि गाय का घी, उसमें भैंस का घी मिलाएंगे तो क्या होगा? तो हम कहेंगे ना इम्प्योर घी है, ये तो है ना। अपन खरीदते हैं भाई गाय का घी देना, वो भैंस वाला मिला देते हैं उसके अंदर। अब मान लो 1 किलो पूरा का पूरा गाय का घी है, तो हम उसको प्योरिटी कितनी कहेंगे? 100% प्योरिटी, यही कहेंगे ना। और जितना अगर वो गाय का घी रिप्लेस हो गया भैंस का घी आता जाएगा, उतना अपन इम्प्योरिटी कहेंगे, भैंस का या ऊँट का या जिसका भी है, ठीक है ना। ये समझ गए? ऊँट का दूध होता है ना, दूध बहुत पावरफुल होता है। क्यों? बाड़मेर कहाँ गया? बाड़मेर उसका दही नहीं जमता, और उसका दूध तो होता है ना, और बहुत पावरफुल होता है। तो ऊँट के दूध से क्या होता है? घी नहीं जमता उसका, दूध अच्छा जमता नहीं, दही नहीं जमता। तो फिर ऊँट का तो सिर्फ दूध ही पी सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो भाई समझ गए तुम? नहीं तुम्हें जीके जनरल नॉलेज मिल गया। ये एक डी है हमारे पास 4 ग्राम और एल है 6 ग्राम। तो बताओ इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी हुई? प्योरिटी परसेंटेज में बतानी है भाई। एक 4 ग्राम डी, एक बाइनरी मिक्सर है हमारे पास, इसमें 4 ग्राम डी है और 6 ग्राम हमारे पास एल है। अब आपको बताना है इसमें ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है। पहले वाली लाइन ध्यान से पढ़ो। ऑप्टिकल प्योरिटी का एक और नाम है, वो पढ़ो क्या है? एनेंशियोमेरिक एक्सेस। क्या मतलब हुआ उसका? मतलब ये बाइनरी मिक्सर जो है ना, इसमें से कितना % लाइट को रोटेट करेगा, वो उसकी ऑप्टिकल प्योरिटी होगी। परसेंटेज ऑफ रोटेशन ऑप्टिकल प्योरिटी होगी। तो इसमें हम ये कहेंगे ना कि जितना डी और एल इक्वल बन गया वो तो रेसिमिक हो गया। और ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसका नाम देखो एनेंशियोमेरिक एक्सेस। एक एनेंशियोमर दूसरे से कितना ज्यादा है,
ये ज्यादा वाला पार्ट जो है वो प्योरिटी है, यानी अगर हम इसमें से पीपीएल को पास करते हैं तो 8 ग्राम का कोई रोल नहीं होगा, ये 2 ग्राम जो है इसकी वजह से नेट रोटेशन आएगा लाइट का, है ना। तो बताओ इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी हुई, इसकी 20% ऑप्टिकल प्योरिटी हुई। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि इसमें रेसिमिक कितना हुआ, ये जो कॉमन होगा वो रेसिमिक हो गया ना हमारा, 80% रेसिमिक हो गया, है ना। इसको अगर मैं बदल दूं कि D और L को हम इंटरचेंज कर दें, ये L है ये D है, L हमारा 4 ग्राम, D हमारा 6 ग्राम। अब बताओ इसके अंदर ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी हुई, इसमें भी तो 20% हुई ऑप्टिकल प्योरिटी। अब बताओ इसमें रेसिमिक कितना हुआ, बोला भाई 80% रेसिमिक हुआ। ये समझ में आ रहा है। अब बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ, इसमें नेट रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी और इसमें नेट रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, है ना। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तब, यानी अगर ये भी 5 ग्राम हुआ और ये भी 5 ग्राम हुआ तो बताओ ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी हुई, 0 हुई ना। तो बताओ इस बार रेसिमिक कितना हो गया, अब हम कहेंगे रेसिमिक हो गया हमारा 100। लिखो एक बार इसको, ऑप्टिकल प्योरिटी हो गया 0 और रेसिमिक हो गया 100। और अगर D 10 ग्राम होता और L 0 ग्राम होता तो 100% प्योर होता हो। नोट कर लिया भाई। इसको अपन मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि ऑप्टिकल प्योरिटी का फॉर्मूला है, कैसे लिखेंगे भाई। ऑप्टिकल प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इनका डिफरेंस ले लेंगे ना, DL का डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल D प्लस L, वो उसकी ऑप्टिकल प्योरिटी होगी। तो इसका एक फॉर्मूला अपन ऐसे लिख सकते हैं, लिखो आप ऑप्टिकल प्योरिटी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ DL, उसका मॉड ले लो, अपॉन D प्लस L इंटू 100। ये हो गई इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी। अगर किसी की ऑप्टिकल प्योरिटी 50% है, इसका मतलब बताओ D और L का रेशियो क्या होगा। बोलो भाई, 50% ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब क्या है। तो 50% ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब ये है क्या कि D और L बराबर होंगे, बराबर होंगे तो ऑप्टिकल प्योरिटी 0 हो जाएगी ना भाई। तो कोई 50% है तो क्या मतलब हुआ, यानी ये प्योरिटी कब होगी, जब एक 75 होगा और एक 25 होगा, तब ये ऑप्टिकल प्योरिटी होगी ना, क्योंकि 25 तो रेसिमिक हो जाएंगे, रिमेनिंग 50% प्योरिटी शो करेगा ना उसका। तो D और L का रेशियो क्या होगा बताओ, 3/1 और 1/3, तब हमारा ऑप्टिकल प्योरिटी होगा 50%। समझे भाई।
ऐसे ऑप्टिकल प्योरिटी में बोल दूं 40% है, इसका मतलब D/L का रेशियो क्या होना चाहिए? 40% मतलब एक 70 और एक 30 होना चाहिए ना, तब 60% एस्टिमेट हो जाएगा। तो कितना हो गया हमारा 7/3 और 3/7। बस ऑप्टिकल प्योरिटी 40 है तो रिमेनिंग 60% रेस्मिक हो गया, है ना। लिख लिया आपने, ऑप्टिकल प्योरिटी 50% एंड 40%। बहुत सारे ये डीएल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे वो ड्रग्स होते हैं ना जो अपने मेडिकल साइंस में यूज होते हैं। तो ये डी और एल आइसोमर है ना, डिफरेंट तरीके से बिहेव भी करते हैं कई बार, और कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी में जाता है डी कन्वर्ट हो जाते हैं एल, बोलते हैं ना साइड इफेक्ट हो गया, है ना। तो कई बार है ना इसकी स्टडी करना पड़ता है कि भाई डी आइसोमर एक काम कर रहा है बॉडी में, अपनी कोई बीमारी ठीक कर रहा है ना, तो ये भी स्टडी करना पड़ता है कि एल का क्या होगा। तो जल्दी जब स्टडी होती है ना फास्ट कि भाई जल्दी जल्दी करना है, तो वो एल की स्टडी छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे एल, अभी डी से तो ठीक हो रहे हैं ना। तो ऐसे बहुत सारी फेमस स्टडीज है। एक वो थैलोडोमाइड ड्रग की स्टडी है, एक थैलोडोमाइड ड्रग होती है वो जो यूज़ होता है प्रेग्नेंट वुमेन्स में स्लीप की दिक्कत होती है ना, उनके लिए वो टैबलेट यूज़ होती है। तो डॉक्टर लिखते थे पहले उसको, उस टैबलेट का इफेक्ट ये हुआ कि जो बच्चे पैदा होते थे ना उनमें हॉरिबल बर्थ डिफेक्ट होते थे, मतलब एकदम डिफेक्टिव बच्चे पैदा होते थे। जैसे मान लो किसी के आँख में डिफेक्ट आ गया, किसी का हाथ छोटा हो गया, समझ रहे हो, और किसी के उंगलियाँ एक्स्ट्रा आ गई, 6-7 आ गई, ऐसे ऋतिक रोशन टाइप, ठीक है ना। उसके बाद पता है क्या हुआ, बहुत सालों बाद उसकी स्टडी हुई कि यार क्या हो रहा है, फिर पता चला कि यार उसके 2 आइसोमर है, एक आइसोमर तो क्योर कर रहा है और दूसरा आइसोमर क्या कर रहा है, बर्थ डिफेक्ट लेके आ रहा है। तो इनकी स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, समझे आप, ठीक है। इसलिए अपने घरों में क्या कहा जाता है कि दवाई कब खानी है, जब एकदम जरूरी हो। अपन उसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेंगे ना कि यार इससे क्या होता है, कुछ बहुत सारे ड्रग्स की स्टडी तो चल रही होती है, मार्केट में तो आ जाती है वो। ऐसे ही सबसे एक फेमस ड्रग है अपनी पैरास्टामोल। पैरास्टामोल क्या होता है, बुखार आता है, अपन क्या करते हैं, खा लेते हैं, और सब लोग क्या बोलते हैं, इट इज द सेफेस्ट ड्रग, यही बोलते हैं ना। अगर आपके परिवार में कोई डॉक्टर है तो वो बोलेगा सबसे सेफ यही है, हम अपने बच्चों को यही देते हैं। भाई डॉक्टर जो अपने बच्चों को दे रहा है ना, वो बाकी को दे रहा है, मतलब सही है। तो डॉक्टर जनरली अपने बच्चों को क्या करते हैं, पैरास्टामोल देते हैं। कोई भी बीमारी हो पैरास्टामोल के ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक वगैरह देते नहीं आसानी से। उसमें पता है क्या होता है, उसके 2 आइसोमर है, एक तो बुखार ठीक करता है और दूसरा अब तक की स्टडी के अकॉर्डिंग वो बॉडी के अंदर न्यूट्रल है, ऐसा स्टडी कहती है। अब तक की स्टडी, हो सकता है 5-10 साल में पता चले कि कुछ को साइड इफेक्ट हो रहा हो, है ना। तो ज्यादातर लोग ये मान के चल रहे हैं कि सेकंड आइसोमर न्यूट्रल है, इसलिए आप आराम से मस्ती से खाओ, कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब बीमार हो जाओ तब। तो तुम्हें ये समझ में आ गया ना कि दवाई जो है ना डॉक्टर के सलाह के बिना कभी नहीं खानी है। और पहली बात, खानी नहीं है दवाई, जब जरूरी हो जाए तभी खानी है। पता नहीं कई ड्रग का आइसोमराइजेशन प्रोसेस 10 साल का है, तुम किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलना, वो पता है तुम्हें 20 साल की हिस्ट्री पूछेगा, अगर तुम 20 साल के हो तो, ठीक है। वो ये पूछेगा कि तुम्हें पिछली बार बुखार कब आया था, फिर पूछेगा कि तुमने कौन सी दवाई खाई थी। तो है ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा सुन के कि यार कैसे सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि होम्योपैथिक में ये मानते हैं वो लोग कि आपने कोई दवाई 10 साल पहले भी खाई है तो उसका बॉडी के अंदर इम्पैक्ट अभी भी हो सकता है। तो पूरा अगर अच्छा डॉक्टर होगा ना होम्योपैथिक का, तो तुम्हारी पुरानी हिस्ट्री देखेगा वो। तो हमने क्या सीखा, दवाई जान जा रही हो ना, बुखार आ रहा हो तेज, अपने बस का नहीं है तब खा ली। ऐसे नहीं कि मतलब थोड़ी बॉडी में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है, थोड़ा हल्का हल्का सर दर्द हो रहा है, उछा ली टैबलेट और खा ली, क्योंकि सस्ती आती है। इसे दवाई सोच समझ के खानी है। चलो अब आगे लिखो। और कई बार क्या, कुछ लोगों के फ्री आती है ना, वो वैसे ही खाते रहते हैं।
अच्छा लिखो इसको जरा, एक आइसोमर है, इनिशियली 100 है, फिर वो धीरे धीरे एल में कन्वर्ट हो रहा है। समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या पूछा है? इनिशियली आइसोमर है, वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? एल में हो रहा है। तो व्हाट इज द ऑप्टिकल प्यूरिटी एंड रेसिमिक मिक्सचर? लिख लिया सबने? ओके तो अगर 100 और 0 है तो ऑप्टिकल प्यूरिटी कितनी हुई भाई? 100। रेसिमिक कितना हुआ? 0। ऐसे ये 90 है, ये कितना हुआ? 10। ये कितना हुआ? 80। ये 20। ऐसे 60, 40, 20, 80। और ऐसे ये 40, 60, 20, 80। फिफ्थ का भी क्या रहा हमारा? 80, 60, 40। 0 का क्या रहेगा बताओ? 100, 100, 0। लिख लिया सबने? यानी नेट क्या हुआ? इनिशियली जो डेक्स्ट्रो रोटरी था वो एट एंड क्या हो गया? वो लीवो रोटरी में कन्वर्ट हो गया। समझ गए आप? आगे बढ़े। एक आपको मैंने पॉलीमीटर ट्यूब के बारे में बताया था ना। पॉलीमीटर ट्यूब में आपको बताया था कि अगर एक पीपीएल लाइट को अपन पास करें पॉलीमीटर ट्यूब ऑफ लेंथ एल, और अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट होता था तो हम इसको क्या बोलते थे बताओ? हम बोलते थे डेक्स्ट्रो रोटरी। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते थे? लीवो रोटरी। ये बोलते थे ना, माइनस इज लीवो रोटरी। अब ये बताओ कि व्हाट इज द रिलेशन? वहां इस तरफ एक ऑब्जर्वर रहेगा जो लाइट का रोटेशन देखता है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्व रोटेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल? यहाँ जो कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल है और ऑब्जर्व रोटेशन है उसमें क्या रिलेशन है? जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना हमारा पीपीएल का रोटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? उतनी ज्यादा होगी कि उतने ज्यादा कॉलिजन होंगे ना उसके। तो मोर कंसंट्रेशन, मोर कॉलिजन, मोर विल बी द रोटेशन ऑफ पीपीएल। तो ये जो ऑब्जर्व रोटेशन होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होगा। और अगर मैं आपको लेंथ ऑफ द ट्यूब के बारे में बोलूं, लेंथ ऑफ द ट्यूब और ऑब्जर्व रोटेशन में क्या रिलेशन है? कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन आपको कांस्टेंट रखनी है और लेंथ ऑफ द ट्यूब आपने बढ़ा दी तो फिर क्या होगा? फिर बढ़ेगा, कम हो जाएगा? भाई ऐसे मानेंगे अपन, मान लो एक 100 सेंटीमीटर की ट्यूब है, एक सी कंसंट्रेशन है, उसको 200 सेंटीमीटर करेगा और कंसंट्रेशन सेम है सी, तो क्या होगा पीपीएल? कम होगा या ज्यादा होगा? एक पीपीएल ज्यादा टाइम तक ट्यूब के अंदर है
एक पीपीएल कम टाइम तक ट्यूब में है, क्या फर्क पड़ेगा? और रोटेशन क्यों होता है? उनके कॉलिजन से होता है। तो जो ट्यूब में ज्यादा टाइम तक रहेगी उसके कॉलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे ना भाई, है ना? तो ज्यादा कॉलिजन के चांसेस होंगे, इसका मतलब लेंथ के भी क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो आप कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो कॉलिजन बढ़ जाएगा, आप द लेंथ ऑफ द ट्यूब बढ़ा दो तो ज्यादा टाइम पीपीएल रहेगा अंदर तो कॉलिजन बढ़ जाएगा। और इसको प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस करेंगे इक्वल टू से, तो क्या लाएंगे, कांस्टेंट लेके आएंगे ना। उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन इज ए कांस्टेंट वैल्यू कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। तो पहले आप एक डेफिनेशन लिखो, ये फॉर्मूला लिखो, आप एक फॉर्मूला लिखो, ऑब्जर्व रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। लेंथ आपको डेसीमीटर में लेना है, कंसंट्रेशन आपको ग्राम पर एमएल में लेना है, तो रोटेशन आपका डिग्री में आ जाएगा। ये लिखा हमने, ऑब्जर्व रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड लेंथ। अब नीचे एक डेफिनेशन लिखो स्पेसिफिक रोटेशन की। बहुत सारे डीएल ऐसे भी होते हैं जो कलर चेंज हो जाता है, एक आइसोमर में अलग कलर है, उसके दूसरे एल फॉर्म में अलग कलर है। जैसे आइसोमराइजेशन करते हैं ना, कई बार दिखा ना जादू, कलर चेंज हो गया, तो जैसे ब्लू और येलो हो रहे हैं, ब्लू टू येलो आइसोमराइजेशन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा उसमें इक्विलिब्रियम में रहते हैं। वैसे तो इनिशियली ब्लू है, उसको आइसोमराइज कर दो एल में, वो दूसरे कलर में आ जाएगा। लिख लिया आपने पूरा? वहां नीचे लिखो स्पेसिफिक रोटेशन डेफिनेशन लिखो, रोटेशन कॉज्ड बाय, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन लिखो, रोटेशन कॉज्ड बाय 1 ग्राम पर ml ऑफ सॉल्यूशन, रोटेशन कॉज्ड बाय 1 ग्राम पर ml ऑफ सॉल्यूशन एंड 1 डेसीमीटर लेंथ ट्यूब, 1 ग्राम पर ml of solution, 1 decimeter length tube is known as specific rotation. ऑब्जर्व रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। तो देखो पहले ये एक मॉलिक्यूल है, आपको समझाने के लिए एनिमेशन दिखा रहे हैं। अब हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ऑब्जर्व रोटेशन क्या बढ़ जाएगा कायरल मॉलिक्यूल का। तो देखो सेकेंड टाइम में वो बढ़ गया। Rotation caused by 1 gram per ml of solution, 1 decimeter length tube at a specific temperature and source of the light is known as specific rotation. मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, सोर्स ऑफ द लाइट कांस्टेंट होनी चाहिए। Rotation caused by 1 gram per ml of solution, 1 decimeter length tube at a specific temperature and source of the light. कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml करके लेंथ 1 डेसीमीटर करोगे तो जो ऑब्जर्व्ड है वही स्पेसिफिक हो गया ना हमारा, है ना। अच्छा ये बताओ, ऑब्जर्व रोटेशन इज 0 डिग्री या 180 डिग्री, इसको अपन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई ऑब्जर्व रोटेशन 0 डिग्री हुआ यानी रोटेशन नहीं हुआ, या पूरा 180 हो गया, ये कैसे देखते हैं?
तो इसको अपन कैसे देख सकते हैं, अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए दो कंसंट्रेशन पे रीडिंग लेना पड़ेगा। अभी हमने डिस्कस किया था ना, ऑब्जर्व रोटेशन और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब आप कंसंट्रेशन हाफ कर दो और नेक्स्ट रीडिंग आपकी प्लस 90 डिग्री आई। इसका क्या मतलब है कि इनिशियली वो प्लस 180 था और आपने कंसंट्रेशन हाफ किया और इस बार रीडिंग 0 डिग्री आई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इनिशियली रोटेशन कितना था उसका, 0 डिग्री। तो आपको दो अलग अलग कंसंट्रेशन पे रीडिंग लेनी पड़ेगी, तब हमको पता चलता है कि वो रोटेशन 0 डिग्री था या वो रोटेशन 180 डिग्री था। तो एक क्वेश्चन लिखो आप, हाउ विल यू डिटरमाइन दैट, हाउ विल यू डिटरमाइन दैट ऑब्जर्व रोटेशन इज, how will you determine that observed rotation is 0 degree or 180 degree? फिर वहां सॉल्यूशन में लिख लो ऑब्जर्व रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। Observe rotation directly proportional to concentration। फिर ये लिखो concentration is half, observe rotation plus 90, this means that initially rotation was plus 180। लेंथ ऑफ द ट्यूब से भी करते हैं लेकिन वो इतना फिजिबल मेथड नहीं है, कंसंट्रेशन वाला इजी मेथड होता है। और दूसरा वाला ले लो, कंसंट्रेशन इज हाफ, रोटेशन इज 0, इसका मतलब इनिशियली रोटेशन वाज 0 डिग्री। ये बताओ, एक प्योर आइसोमर है, उसका रोटेशन है 10 डिग्री, है ना, प्योर आइसोमर का। आफ्टर सम टाइम उसमें से एक एल बनना स्टार्ट हुआ और डीएल का मिक्सचर बन गया, उसी का डी में से कुछ एल कन्वर्ट हो गया और अब जो रोटेशन आ रहा है वो आ रहा है 6 डिग्री। तो अब आप मुझे बताओ कि इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी हुई और इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी। इनिशियली सिर्फ डी है, मतलब एक ही आइसोमर कन्वर्ट हो रहा है, डी एल में कन्वर्ट हो रहा है। इनिशियली इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी तो 100% हुई क्योंकि इसका एल आइसोमर तो है ही नहीं। अब जब डीएल का मिक्सर बना और अब ऑब्जर्व रोटेशन 6 डिग्री आया, इसका क्या मतलब है, अब ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी हो गई, 60%। तो बताओ ऑप्टिकल प्योरिटी को हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, हम ऑप्टिकल प्योरिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे बताओ, ऑप्टिकल प्योरिटी को हम लिखेंगे ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन। क्या रोटेशन आपने ऑब्जर्व किया, जैसे हमने ऑब्जर्व किया ना, ये 6 डिग्री है ना, अपॉन रोटेशन ऑफ प्योर इनेंशियोमर। रोटेशन ऑफ प्योर इनेंशियोमर का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही फॉर्म प्रेजेंट है, या तो डी है या एल है, इंटू 100। ये हो गई इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी। अगर हमको ये पता चल जाए कि प्योर फॉर्म का रोटेशन ये है और मिक्सर का ये रोटेशन है, तो ये जो मिक्सर का जो प्योरिटी होगी वो क्या होगी, दिस डिवाइड बाय प्योर फॉर्म, वो उसकी ऑप्टिकल प्योरिटी होगी। समझे आप, तो इसको लिखो जरा, इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब है कि L जो है ना, L 2 डिग्री बना होगा ना, -2 डिग्री, तो उसने जितना L 20% बना तो उसने 20% D को कैंसिल आउट कर दिया, तो इसमें से 20% ही D का L कन्वर्ट हुआ, तो हमारी प्योरिटी 60 हो गई।
ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन अपॉन रोटेशन ऑफ प्योर इनैंशियोमर। सिक्सटी परसेंट प्योरिटी हुई ना, पहले 10 डिग्री था तो वो प्योर फॉर्म था, तो इसकी 100% हुई, ये बात समझे। अब 10 से उसकी 6 डिग्री रह गई, मतलब नेट रोटेशन अब 6 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बाकी के 4 डिग्री में 2-2 कैंसिल आउट हो गए होंगे, तो अब प्योरिटी 60% होगी ना। तो तुमको एकदम रेडीमेड दे दिया इसमें। तो ऐसे डीएल मान लो 0 आ गया, रोटेशन डीएल मिक्सर का 0 आ गया, इसका मतलब डी और एल 50-50 हो गए, अब रोटेशन 0 हो गया। मतलब इसको तो डायरेक्ट दे दिया बेसिकली। लिखा सबने? अब लास्ट लिखो। ये तो फॉर्मूला बताने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है एक लास्ट लिखो आप। एक टर्म यूज होता है रिजोल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, रिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है? रिजॉल्व कर लिया है कि भाई इजराइल और गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो गया, इसका क्या मतलब है? सुलझ गया मतलब है ना। या और अच्छा वर्ड है रिजॉल्व करने का मतलब अलग अलग कर लिया, है ना। रिजॉल्व को अलग भी बोलते हैं अपन। तो आप ये बताओ कि ये जो डीएल होता है ना, डी और एल, ये हमारा इनैंशियोमर होता है। इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है कि डिफरेंट होती है? डी और एल की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है कि डिफरेंट होती है? सेम होती है। हमने शुरू में पढ़ा था इनैंशियोमर है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सेम होती है ना। तो अगर हमको इनको रिजॉल्व करना है मतलब इन दोनों को अलग अलग करना है, तो हम फिजिकल मीनिंग से अलग नहीं कर सकते इनको। तो फिर करते क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इसमें ऐड करते हैं कैपिटल डी आइसोमर। आपने एक डी आइसोमर डाल दिया, ऐसा समझो कि ये बेस है ना, तो एक एसिड डाल दिया उसमें, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा? डी डी, और क्या बनेगा हमारे पास? एल डी। ये दोनों तो इनैंशियोमर है। अब आप मुझे बताओ कि राइट में जो बने हैं ना वो इनैंशियोमर बने या बताओ वो डायस्ट्रोमर बने? ये दोनों क्या है? ये स्मॉल जो हमारा ये आइसोमर है, जो नया हमने आइसोमर डाला ना, ये तो फिक्स है और ये चेंज हो गया। इसका मतलब ये दोनों क्या बने हमारे? डायस्टीरियोमर, है ना। मतलब डी यहां रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर आइसोमर, 100% डी डाल दिया। जैसे मान लो ये अल्कोहल है, आपने एसिड डाल दिया, उससे कोई रिएक्शन हो गया, एस्टर वगैरह बन गया उसका। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि हमारे पास एक प्लस एंड माइनस का मिक्सचर है। प्लस माइनस मतलब हमारे पास इनैंशियोमर मतलब क्या है? ये रेसिमिक, एक रेसिमिक मिक्सचर है। इसमें मैंने एक आइसोमर डाल दिया प्लस, और वो प्लस दोनों से रिएक्ट कर रहा है, तो उससे क्या बनेगा हमारे पास? इसके बाद एक बन जाएगा प्लस प्लस और एक क्या बनेगा? माइनस प्लस। अब इन दोनों में बताओ क्या रिलेशन है? ये बन गया डायस्ट्रोमर। अब ये बताओ कि डायस्ट्रोमर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, वो सेम होती है कि डिफरेंट होती है? उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो पहले अपन क्या करते हैं कि इनैंशियोमर को डायस्ट्रोमर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इनकी बॉइलिंग पॉइंट वगैरह अलग है, तो फिर उनको फिजिकल मीनिंग से अपन सेपरेट कर लेंगे, और सेपरेट करने के बाद फिर लास्ट में एक और प्रोसेस करेंगे जिससे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हमारा डी अलग हो जाएगा, एल अलग हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको जब भी इनैंशियोमर को सेपरेट करना है तो उसको किस में कन्वर्ट करना होगा? डायस्टीरियोमर में। और वो कन्वर्जन कैसे होता है? एक प्योर आइसोमर डालना पड़ता है। जैसे मैंने डी ऐड किया ना, क्या मैं यहाँ पे एल भी ऐड कर सकता हूँ क्या? सेम ही बात है ना, एल भी ऐड कर सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ इनैंशियोमर इज नोन एज रिजोल्यूशन। इनैंशियोमर को सेपरेट करने को हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। और जिसको सेपरेट कर रहे हैं ना, जैसे ये डीएल को हम सेपरेट कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिजॉल्वेबल कंपाउंड। तो पहले आप ये दोनों रिएक्शन लिखो एक बार।
अभी दो इंपॉर्टेंट वॉर चल रहे हैं पूरे दुनिया में, एक तो यूक्रेन वाला, रशिया और यूक्रेन। और रशिया के तो सैनिक कम पड़ गया ना, तो उन्होंने अभी नया फरमान निकाला कि जो भी जेल में है वो सब सिपाही बन सकते हैं, सारे क्रिमिनल सिपाही बन सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, जिसकी भी सज़ा 3 साल में जेल हुई उसको, वो एलिजिबल है आर्मी में सिपाही बनने के लिए या ऑफिसर बनने के लिए। अगर कोई बड़ा क्रिमिनल है, 10-15 साल का जेल है, कोई मर्डर किया है, बहुत सारे बड़े क्राइम किए हैं, वो अभी सेकंड कैटेगरी में, उसको अभी नहीं बना रहे हैं आर्मी में। गजब रूल है उनके। अपने इंडिया के बहुत सारे लोग जाते हैं फाइट करने, पता है तुम्हें? बहुत सारे गोरखा वगैरह पकड़े गए थे अभी। मतलब है ना, वो रशिया एक प्राइवेट आर्मी अलग चलाता है अपनी, उसमें लोग वर्ल्ड वाइड लोगों को बुलाता है कि भाई किसी को महीने के 1 लाख रुपए कमाने हैं, कि हाँ बहुत सारे लोग हैं भाई, दुनिया में बहुत गरीबी है ना, कहीं पहुंच जाते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस आपको एक मशीन गन मिलेगी या राइफल मिलेगी, गोली चलानी है यूक्रेन के ऊपर, कि डन है तो आओ। फिर बच गए तो सैलरी मिल जाएगी, नहीं बचे तो कोई बात नहीं। और ऐसे रशिया पता कैसे ऑपरेट करता है? वो वैगनर आर्मी वगैरह है ना उनकी, वैगनर जो उसने उनके खिलाफ हो गया था, वो बहुत सारी प्राइवेट आर्मी गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। और उधर अफ्रीका वगैरह छोटे छोटे देश है ना, जहाँ पे भी उनको लगता है कि यहाँ अपना कुछ बेनिफिट है, वो प्राइवेट आर्मी के थ्रू वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। कितना दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चलती है। अपन सोचते हैं कि यार वो एक, अब इंडिया ही है जो सब ओबीडियंट चलता है एकदम। प्राइवेट आर्मी है लोगों की, प्राइवेट आर्मी मतलब 10,000 सैनिक है। छोटी छोटी कंट्री को तो वैसे ही कब्जा कर लेते हैं वो डायरेक्टली नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली करते हैं उसको। तो अभी सबसे बढ़िया और शांत जो देश है ना, वो भारत है ना। कहीं भी चले जाओ। लिख लिया सबने? नहीं, आसान देश अपन अब थोड़ी है, अपन तो शुरू से ही हैं। अपन तो शुरू से, तभी तो अपने पे अटैक होते थे। अपने जो लैंड देखो यहाँ से आफ्टर राजस्थान, पूरा यूपी बिहार जो फर्टाइल लैंड, वो गंगा बहती है, और क्या मतलब जबरदस्त टेम्परेचर, सर्दी गर्मी सब बढ़िया एकदम। तो अपन तो शुरू से अच्छे रहे हैं, तभी तो लोग, और वो जो बर्फ में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, वो लोग जलते हैं अपने से। वो कहेंगे अरे इतने आराम से कैसे रह रहे हैं, इन पे अटैक करो। तो वो लोग वहाँ से आते थे। हम लोग शुरू से बहुत डेवलप रहे हैं। और अपनी हिस्ट्री कितनी पुरानी, राम जी वगैरह की कहानी। कल मैं पीजे सर को पूछ रहा था, कुछ स्टोरी बताई कोई पीजे सर ने, एकदम मतलब टॉप सीक्रेट कहानी थी, ठीक है। तो मैंने पूछा मैं कि यार अपना रामायण कितना पुराना है? तो सर ने बताया 7,000 साल पुराना है। और महाभारत कितना पुराना है? 4,000, 4-5 होंगे यार। और उनकी जो इजराइल में लड़ाई चल रही है, या दूसरे जो रिलीजन आए हैं, जैसे मतलब ये मुस्लिम रिलीजन आया है, ये तो 500 में आया है। क्रिश्चियन जो आए हैं, ये आए हैं कितने पुराने हैं? क्रिश्चियन शायद मेरे हिसाब से 4,000 साल पुराने हैं। नहीं, वो BC भी है, 2,000 साल ही होंगे उनको। तो अपन तो बहुत पुराने हैं यार। तो आपने तो पुरानी हिस्ट्री की किताबें भी रखी है, अपन पढ़ पढ़ के बहुत सारी चीजें कर सकते। ठीक है, चलो आगे लिखो। तो हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा है ना, तो लिखो रिजोल्यूशन लिखो। ये देखो इनएंशियोमर में क्या होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इनको हम सेपरेट फिजिकल मीनिंग से नहीं कर सकते। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी इनएंशियोमर की सेम होती है। और डायस्ट्यूमर में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। जैसे डिफरेंट कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग डायस्ट्यूमर को रिजॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। और एक और धर्म था ना, वो बौद्ध धर्म, बौद्ध, वो कब आया? बौद्ध भी पुराना है, अशोक के टाइम, उस समय, मतलब उसको भी 2-2.5 साल हुए होंगे। और कौन सा रिलीजन है? बस यही है। पर्शिया तो खत्म हो गया ना, है क्या अभी भी? पारसी, अच्छा यार, पारसी पर्शिया से है क्या? चलो कोई बात नहीं, लिखो रिजोल्यूशन लिखो। लिखो सेपरेशन ऑफ इनएंशियोमर इज नोन एज रिजोल्यूशन। लिख लिया? फिर आगे लिखो, कंपाउंड अंडरगोइंग सेपरेशन इज नोन एज रिजॉल्वेबल कंपाउंड। कंपाउंड अंडरगोइंग सेपरेशन इज नोन एज रिजॉल्वेबल कंपाउंड। लिख लिया?
compound undergoing separation is known as resolvable compound. अब बताओ मीथेन कैसा है हमारा? मीथेन हमारा रिजॉल्वेबल है या बताओ ये नॉन रिजॉल्वेबल है? भाई रिजोल्यूशन किसका करेंगे? जो इनएंशियोमेरिक पेयर में आएगा ना, इसका इनएंशियोमर नहीं बनेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज ए नॉन रिजॉल्वेबल। ऐसे अगर मैं आपको सपोज करो एक ये दे दूं, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो, ये सब ना, इसको बताओ रिजॉल्वेबल कहोगे या इसको नॉन रिजॉल्वेबल कहेंगे? भाई इसका कारक सेंटर और इसकी मिरर इमेज बना सकते हैं ना हम लोग, तो ये रेसिमिक फॉर्म में आएगा। ये कौन सी कैटेगरी में चला गया? हमारा रिजॉल्वेबल। अलग अलग उसी को करेंगे जो साथ रहेंगे, जो पहले से अलग है उसको क्या अलग करना? ऐसे ही सी वाला बताओ, ये रिजॉल्वेबल होगा या सी नॉन रिजॉल्वेबल होगा? ये मीजो है ना हमारा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे वो तो सुपर इम्पोज कर जाएगी। मीजो तो अकेला होता है, और अकेला है तो वैसे ही नॉन रिजॉल्वेबल है। अकेले को क्या अकेला करना? तो लिखो इट इज ए नॉन रिजॉल्वेबल। डी के बारे में बताओ। डी वाला हमारा रिजॉल्वेबल है या नॉन रिजॉल्वेबल है? हाँ, ये कायरल मॉलिक्यूल है तो इसकी क्या बनाएंगे बताओ? मिरर इमेज। तो मिरर इमेज मतलब ये कैसा हो गया हमारा? रिजॉल्वेबल। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ना, उनको हम रिजॉल्व करेंगे। जो इनएक्टिव होगा उसको रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव आर रिजॉल्वेबल, इनएक्टिव आर नॉन रिजॉल्वेबल। लिख लिया आपने? Optically active are resolvable and optically inactive are non-resolvable. Optically active are resolvable, optically inactive are non-resolvable. ई वाला एग्जांपल देख के बताओ ये रिजॉल्वेबल है या नॉन रिजॉल्वेबल है? इसको बताओ ये रिजॉल्वेबल है या नॉन रिजॉल्वेबल? इसमें बाइफिनाइल में दोनों रिंग कैसे होती थी? हमारी परपेंडिकुलर होती थी ना, इसमें कोई सिमेट्री वगैरह कुछ नहीं है, तो इसकी मिरर इमेज भी बनेगी। तो ये कौन सा होगा हमारा? रिजॉल्वेबल। एफ के बारे में बताओ। एफ के बारे में मुझे ये बताओ कि क्या हमारा एफ जो है वो कायरल है? क्या जो हमारा एफ है वो ऑप्टिकली एक्टिव है?
क्या जो हमारा F है वो रिजॉल्वेबल है? F के बारे में आपको तीनों चीज बतानी है कि रिजॉल्वेबल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तीनों का आगे आंसर में राइट रॉन्ग लिख लो अपने हिसाब से। तुम्हें राइट रॉन्ग जो भी लगाना है लगा लो। ये बताओ कायरल की डेफिनेशन क्या है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल को कायरल बोलते हैं ना अपन। और ऑप्टिकली एक्टिव की डेफिनेशन क्या है? जो पीपीएल को रोटेट करे। डेफिनेशन तो ये है ना, जो पीपीएल को रोटेट करेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव है। कई बार मान लो मॉलिक्यूल कायरल है लेकिन उसकी मिरर इमेज बन गई, रेसिमिक बन गया, तो रेसिमिक कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ना। तो कायरल मतलब अनसिमेट्रिकल, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जो पीपीएल को रोटेट करेगा, और रिजॉल्वेबल मतलब जो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना। अब आप ये बताओ कि ये नाइट्रोजन जो है इसमें ये लोन पेयर है, तो हमारा ये नाइट्रोजन फ्लिप करेगा, फ्लिप करेगा ना। तो अगर ये फ्लिप करेगा तो ये लोन पेयर यहां आएंगे, ये इथाइल आएगा, ये मिथाइल आएगा और ये H आएगा। ये जो फ्लिपिंग हो रही है ये तो रूम टेम्परेचर पे होती है ना। तो एक बात बताओ, A के साथ ये B हमेशा फ्री होगा, है ना, वो फ्लिप करेगा। तो A की मिरर इमेज B है, A एंड B आर मिरर इमेज। कैसे पता चला मिरर इमेज? या नीचे मिरर लगाएंगे, इसको यहां रखेंगे, ये इसकी मिरर इमेज है। A B मिरर इमेज और एक और रिलेशन है, A एंड B आर कन्फर्मर्स। जो फ्लिपिंग से बन जाए या बॉन्ड रोटेशन से बन जाए वो क्या होते हैं? हमारे कन्फर्मर्स। ये समझ में आ रहा है? अब तुम्हारा आंसर क्या है? क्या हम कन्फर्मर को रिजॉल्व कर सकते हैं? क्या नहीं करेंगे ना, वो तो हमेशा फ्लिप करते रहेंगे एक दूसरे के साथ, उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो कन्फर्मर होंगे वो कैसे होंगे? हमारे नॉन रिजॉल्वेबल। अब आप ये बताओ, ए के साथ हमेशा बी फ्री है ना, और ए और बी इनेशियोमर है, तो बेसिकली ये क्या हो रहा है? रेसिमिक हो रहा है ना, ये ए बी रेसिमिक हो रहा है। तो बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ? ये इनएक्टिव हुआ। यानी अगर कोई कायरल मॉलिक्यूल फ्लिप कर गया ना तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जो वो फ्लिप कर रहा है तो उसकी मिरर इमेज बन रही है। अब बताओ ये कायरल है या ये मॉलिक्यूल अकायरल है? ये कायरल है क्योंकि इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है। अब बताओ इस एग्जांपल में क्या खास बात है? इसमें खास बात है ये कायरल है बट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब तक ज्यादातर एग्जांपल क्या होता है, जो मॉलिक्यूल कायरल होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन अगर मॉलिक्यूल कायरल है और फ्लिप कर गया तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। समझे आप? और अगर मॉलिक्यूल कायरल है और फ्लिप नहीं किया तो वो कायरल भी रहेगा, एक्टिव भी रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं अदर देन फ्लिपिंग कायरल आर ऑप्टिकली एक्टिव। ज्यादातर केस में मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, इमेज की नहीं है ना। आप कहोगे हाथ भी तो कायरल है। तो वहां नीचे लिखो आप, इट इज ए कायरल ऑप्टिकली एक्टिव में क्रॉस करो, बिकॉज ऑफ फ्लिपिंग इट अंडरगो रेसिमाइजेशन, या बिकॉज ऑफ इन्वर्जन, बिकॉज ऑफ इन्वर्जन इट अंडरगो रेसिमाइजेशन। Because of inversion it undergo racemization and it is non-resolvable, and it is non-resolvable
because conformer cannot be separated. It is non-resolvable because conformer cannot be separated. इनको रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सारा डिस्कशन हमारा रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। आप ऐसे टेम्परेचर लो कर दोगे ये फ्लिप नहीं कर पाए, तब रिजॉल्व होगा। इट इज नॉन रिजॉल्वेबल बिकॉज कन्फर्मर कैनॉट बी सेपरेटेड। अब बताओ क्या हम ये नेट स्टेटमेंट लिख दें कि ऑप्टिकली एक्टिव जो होंगे वो कैसे होंगे हमारे, रिजॉल्वेबल, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे वो कैसे होंगे हमारे, नॉन रिजॉल्वेबल। ये सब जगह लग जाएगा। और पिछले वाला हमारा इनएक्टिव था ना, फ्लिपिंग, जो कन्फर्मर इनएक्टिव होंगे तो वैसे ही नॉन रिजॉल्वेबल हो जाएंगे, तो वैसे ही सब जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। आप चाहो तो अलग से लिख लो कि कन्फर्मर आर रिजॉल्वेबल या नॉन रिजॉल्वेबल। कन्फर्मर आर नॉन रिजॉल्वेबल। समझ गए? कभी कभी एक्स्ट्रा सो जाया करो एक दिन, कभी कभी नींद ज़्यादा लिया करो, कभी टाइम वाइम हो ना। टाइम वैसा तो कभी होगा ही नहीं, होगा मतलब साल भर तक नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी दिन मौका मिल जाए ना। जैसे आज सुबह आना, मैंने प्लान बनाया था कि आज मुझे 5 बजे जाना है, तो मैं रात को सोया और सुबह, रात कितने बजे सोया मैं, 10:30 बजे सोया हूँगा शायद। तो मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, तो मैंने अलार्म लगाया 4 बजे का, है ना, वो सोते हैं ना 4, 4:30 ऐसे है। तो फिर वो अलार्म लगाया, 2-1 बार तो बजा वो। फिर मैंने सोचा यार छोड़ो यार, 6 बजे उठेंगे यार। फिर 6 बजे वापस उठा मैं, फिर मैं उठ के बाहर जाके सो गया, मतलब मैं रूम में सो रहा था, बाहर सोफे पे जाके सो गया। फिर मैंने देखा कि मेरी वाइफ है वो उठी हुई, उसने उठाया नहीं, मेरे को उठाया नहीं, अपन वैसे ही सो जाते हैं। फिर मैं वापस सो गया। तो ऐसे करते करते पूरे प्रोसेस में मैं उठा 9:34 और सोया कितने बजे, 10:30 बजे। तो कितने घंटे हो गए, 11 घंटे हो गए ना। और जब मैं उठा ना, मेरा दिमाग इतना कूल था, मतलब वैसे मेरा आधा और घंटे सोने की इच्छा हो रही थी, लेकिन क्या है कि वो फिर तो सराउंडिंग से स्टेटमेंट थोड़े अजीब अजीब आने लग गए, है ना। तो मैं क्या, अब ज़्यादा हो रहा है, उठना पड़ेगा। लेकिन मैंने देखा एक्स्ट्रा नींद लेने के बाद जो उठता है ना आदमी, तो मतलब एकदम ऐसा लगता है कि दुनिया में सब शांति ही शांति है, एकदम कूल फील होता है। तो कभी कभी 15-20 दिन में तुम पढ़ते हो ना, तुम्हारा दिमाग का यूज है कंटिन्यूस, तो किस दिन मौका मिल जाए 2-4 घंटे एक्स्ट्रा सो जाओ, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, रोज अगर ये रूटीन रखोगे ना तो फिर तो भारी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। आपको 3 क्लास टेस्ट बना के लाने हैं। क्लास टेस्ट 1, 2, 3 बना लिए तुमने? अरे मिलेगा तब तो सभी बना लेंगे। मैं अभी एक सॉफ्ट कॉपी शेयर करूंगा, पहले वो बनाना, कल परसों मिल भी जाएंगे, उसके पहले ही आप ट्राई कर लेना, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो हार्ड कॉपी मिलने के बाद ट्राई कर ले, जिनके पास है वो सॉफ्ट कॉपी से ट्राई कर ले, ठीक है ना। ये वैसे 1, 2, 3 नहीं, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आपको क्लास टेस्ट 1 to 10 तक सारे बनाने चाहिए। 3-3 करके बनाते हैं, 3-3 करके ना। ये होमवर्क है आपका। चलो भाई।